आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अफगानिस्तान में तेजी से हालात बदल रहे हैं। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद जंग से मुतासरा इस मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में अफगानिस्तान के अंदर और आलमी सतह पर खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या एक मर्तबा फिर अफगानिस्तान में 90 की दहाई जैसे हालात पैदा हो सकते हैं? क्या फिर अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो सकती है? और क्या एक मर्तबा फिर अफगानिस्तान में 20 सालों में जो तरक्याती काम किए गए हैं वो सब तबाह हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं? क्या बदअमनी की वजह से अफगानिस्तान से एक मर्तबा फिर बड़ी तादाद में लोगों की नकल मकानी हो सकती है? और सबसे अहम सवाल ये कि अगर अफगानिस्तान में हालात खराब होते हैं तो खित्ते पर इसके क्या कुछ असरात होंगे? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे और इसी इशू पर आज हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान की जो ताजा सूरत हाल है, अफगानिस्तान में जो हालात तेजी से बदल रहे हैं, इससे खित्ते पर क्या कुछ हालात मुरतब होंगे। हम इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे मैं तारुफ करा देता हूं। तो हमारे साथ डिबेट में इस वक्त रॉबिंदर सचदेव जी, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं, डिबेट में जुड़े हुए हैं। रॉबिंदर सचदेव जी, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और मेरे साथ डॉक्टर राजन कुमार, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। डॉक्टर राजन, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में हमारे साथ डॉक्टर मुहिबुल हक और कमर आगा साहब भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले रॉबिंदर सचदेव जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि अफगानिस्तान पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है। एक तरफ जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान छोड़ रही हैं, लेकिन सवाल यही कि क्या अफगानिस्तान की जो अभी मौजूदा सिचुएशन है, क्या अफगानिस्तान खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है या अपनी जो हिफाजत है, उसकी जो सिक्योरिटी वो खुद कर सकता है? क्या इस तरह के हालात हैं अफगानिस्तान में? नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर तो है, अफगानिस्तान कतई इस हालात पे नहीं है कि अपने देश को स्टैंड अप कर ले खुद अपने साथ। देश ही बटा हुआ है, देश के अंदर लड़ाइयां चल रही हैं। तालिबान का एक ग्रुप है जो कि 436 या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है अफगानिस्तान में, जिनमें 100 या 150 पे अब तालिबान का इन्फ्लुएंस टोटल हो गया है जी। तो कहने को तो अफगानिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट और कल प्रेसिडेंट बाइडन कह रहे थे कि अफगानिस्तान के 3 लाख आर्मी के फोर्सेस हैं और तालिबान मात्र 75,000 है। पर ये तो केवल कहने की बातें हैं, मटेरियल्स हैं। रियलिटी जो है सिचुएशन की, वो तो ये है कि अफगानिस्तान इस समय टोटली कयास की सिचुएशन पे है, डगार पे है। किसी को नहीं पता आगे क्या होगा अगले 6 महीने में, अगले साल में, अगले सालों में। केवल ये पता है आपको और हमको कि अमेरिका वहां से विड्रॉ कर रहा है और अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ कर जाएंगी। केवल मे बी अमेरिकन एम्बेसी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ काबुल को प्रोटेक्ट करेंगी। उसके अलावा वो पूरी कंट्री ओपन गेम है जी। जो भी फोर्सेस, जो भी ताकतें हों, जिस भी तरह की ताकतें हों, उनकी आपस में मस्कुलर फाइट्स होंगी और उन फाइट्स में जो भी ताकत आगे निकल के आती है वो अपना दबदबा करेगी। बट इन द प्रोसेस पूरे देश की क्या कहेंगे आप, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, वायलेंस, सारी की सारी चीजें एक कतई ब्लैंक स्लेट है इस समय, जो कि कयास की स्टेट है इस समय अफगानिस्तान। और बाय द वे इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स हर एक अपना अपना एंगल देख रहे हैं। अमेरिका भी चाहे विड्रॉ कर रहा है पर कुछ सोच रहा है, पर वो उसको छोड़िए आप, इधर पाकिस्तान सोच रहा है वो क्या करेगा, वो कर भी रहा है जो चाह रहा है। चाइना सोच रहा है वो कैसे गेम खेलेगा, ईरान सोच रहा है वो कैसे गेम खेलेगा। हम खुद भारत भी तो सोच रहे हैं कि हम कैसे गेम खेलेंगे इस पूरी सिचुएशन में, क्योंकि इसका बहुत बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे आएगा जब अभी हमारी डिबेट आगे बढ़ेगी। उधर से रूस देख रहा है, उधर से ईरान देख रहा है, हर तरफ से अलग अलग फोर्सेस इनके लिए प्लेग्राउंड है। और इसका आउटकम क्या होगा, इसको बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह के हालात हैं ऐसे में रीजन पर इसके क्या कुछ हालात होंगे, खित्ते पर क्या कुछ हालात पड़ेंगे, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। बड़ी अच्छी बातें आपने डॉक्टर रॉबिंदर सचदेव जी बताई हैं।
दो और खास मेहमान मेरे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं, उन्हें भी मैं जोड़ लेता हूं। प्रोफेसर मुहिब्बुल हक साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। मुहिब्बुल हक साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। और कमर आगा साहब आलमी उमूर के माहिर हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। कमर आगा साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं डॉक्टर राजन आपके पास आना चाहूंगा। राजन साहब, जो बातें रविंदर सचदेव जी कह रहे थे कि हालात तो अभी इस तरह के नहीं है कि अफगानिस्तान को अफगान फोर्सेज या वहां की गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाए। अब सवाल यह उठता है कि जिस तरह से गैर मुल्की जो फोर्सेज हैं वो अफगानिस्तान छोड़ रही हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि अभी जो सिचुएशन है, अगर जिस तरह के हालात हैं तो इसी तरह से रहा तो 90 जैसे हालात दोबारा से लौट आएंगे, 90s जैसे अफगानिस्तान में? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी जो हालात हैं अफगानिस्तान में बिल्कुल नाजुक है। इनफैक्ट अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, यानी कि जो भी एम्पायर वहां पे इंटरवेन करने का कोशिश किया है उसका वहां पे कभी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हम जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया जब वहां पे इंटरवेन की तो वो भी उसके जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, सारे कॉन्फ्लिक्ट में उसको हार हुई थी उसकी। और उसके बाद जब सोवियत यूनियन का इंटरवेंशन होता है 1978 में, तो उसके बाद भी सोवियत यूनियन को वहां से हार के जाना पड़ता है। और अभी हम देख रहे हैं कि 20 साल से अमेरिका वहां पे इंटरवीन किया और वहां पे एक पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पे अमेरिका कुछ भी अचीव नहीं कर पाया है। और अभी जो स्थिति है वह जो 2001 की स्थिति थी उससे काफी खराब है। कम से कम उस समय एक तरह की स्टेबिलिटी थी। अमेरिका ने आखिर वहां पे क्या किया? अभी की जो स्थिति है एक सिविल वॉर की स्थिति है अफगानिस्तान में, और ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वहां पे अभी जो आने वाले कुछ वक्त हैं उसमें कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट वहां पे बन पाएगी। अशरफ घानी की जो सरकार है वो उसकी स्थिति काफी नाजुक है। अफगान गवर्नमेंट के जो फोर्सेस हैं वो कई जगह से आप जानते हैं कि भाग रहे हैं वहां से। कुछ लोग, अभी एक रिपोर्ट आया था कि 1000 जो फोर्सेस हैं वो वहां से भाग के ताजिकिस्तान में चले गए थे। एक सिविल वॉर होगा तो रिफ्यूजी क्राइसिस होगा, और वहां पे जो टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं, चाहे वो हकानी नेटवर्क हो या फिर जो दूसरे जो IS खुरासान के नाम से जाना जाता है, जिसने कि कई बार गुरुद्वारा या दूसरे जगहों भारत के इंस्टॉलेशंस पे अटैक भी किया था, तो इस ढंग के फोर्सेस काफी वहां पे एक्टिव है। अब दिक्कत यह है कि वहां पे कई लेवल्स पे निगोशिएशन चल रहे हैं, वार्तालाप चल रहे हैं। कोई एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट नहीं है। रशिया वहां पे कोशिश कर रहा है, अमेरिका कोशिश करके वहां पे थक चुका है। दोहा में कोई भी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में होने चाहिए वह वहां पे नहीं हो पा रहा है। और पाकिस्तान वहां पे कोशिश कर रहा है, चीन भी उसमें शामिल है, तो ईरान वहां पे कोशिश कर रहा है, तो इतने वहां पे तुर्की कोशिश कर रहा है, तो इतने वार्तालाप भी हो रहे हैं कि यह समझ में नहीं आ रहा है कि किस ढंग से वहां पे एक स्टेबल गवर्नमेंट या पीसफुल वहां पे निगोशिएशन की बात हो। तो अफगानिस्तान की स्थिति काफी नाजुक है। तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है और यह लग रहा है कि बहुत मुश्किल दौर से एक तरह से अफगानिस्तान गुजर रहा है, या यूं कहा जाए कि बहुत मुश्किलात एक तरह से उसके सामने, और आगे कोई राह भी नजर नहीं आ रही है। मैं कमर आगा साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्या 20 साल पहले जहां पर अफगानिस्तान था आज भी वहीं पर है, या कुछ बदलाव आप देखते हैं? वक्त बदल गया है, वो हालात बदलते रहते हैं। हालात वहाँ के बहुत खराब हैं, इसमें कोई शक नहीं। पहले जो थे वहाँ पे हालात खाना जंगी के थे। अब ये है कि ऐसा लग रहा है कि तालिबान एक तरफ है, बाकी अफगान दूसरी तरफ यूनाइटेड हैं। क्या अभी कहना जल्दी होगा कि मिल के कोई एक सब इसी के वक्त तो फिलहाल अफगान बढ़ गए होंगे, ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा और तमाम उनके अंदर। दूसरी बात ये कि अब इस वक्त जो है वो जिहाद तो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब तो जो लड़ाई हो रही है अमेरिकन से नहीं हो रही बल्कि मुसलमान गवर्नमेंट से हो रही है, जो वो मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, जहाँ के ऊपर मस्जिदें खुली हुई हैं, मदरसे चल रहे हैं। कोई तो वो सिचुएशन बदल गई। अब देखना ये है कि किस तरीके से वहाँ के लोग लेते हैं, उलमा क्या कहते हैं, क्या इनको वही सपोर्ट हासिल होगी। जो रिपोर्ट आ रही है उसमें तालिबान ने कब्जा तो बहुत बड़े एरिया में कर लिया है, क्या ये होल्ड कर पाएंगे, जिससे कि इनकी आम जनता में सपोर्ट बहुत कम है। अफगानिस्तान के अंदर 42% पश्तून है, और तालिबान जो है ये पश्तून का एक हिस्सा है। पश्तून भी ज्यादातर इनको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। लोग इस गवर्नमेंट से मैं जानता हूँ कि इस गवर्नमेंट से बहुत से लोग खुश नहीं है, मगर वो ये नहीं चाहते कि ये गवर्नमेंट तालिबान इसको बदले।
जो खबरें आ रही हैं, औरतें भी आर्मी में को ज्वाइन कर रही हैं, निकल के वेपन ले खड़ी हो गई हैं, लोग भी निकल आए हैं, यूथ भी निकल आया है बहुत सी जगहों पे, और बहुत सी जगहों पे रिफॉर्मेशन हो रहा है, नए ग्रुप्स बन रहे हैं, कोई पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई आर्मी के साथ जुड़ के कर रहे हैं, तो अच्छे नहीं हैं। इनके लिए होल्ड करना मैं समझता हूँ मुश्किल काम होगा लंबे वक्फे के लिए। अभी तो ठीक है, ये आप कब्जा करते चले जा रहे हैं, लोग लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में रीग्रुपिंग बल्कि शुरू हो चुकी है। दूसरी बात ये कि काबुल का फॉल होना जरा मुश्किल लगता है मुझको अभी भी, इसलिए कि काबुल में इनकी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, और फिर उसके बाद वहां पे बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं, और गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होगी कि काबुल को बचा के रखे। फिर उसके अलावा ये भी है कि ये जिस तरीके से अमेरिकन ने पूरा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से लेके अब तक जितनी भी एक्शंस लिए गए या जितने पीस टॉक्स हुई या उसके बाद अभी लेटेस्ट जो अब वहां से बरगाम बेस को खाली करके जाने की बात हुई, इन सब में या जितने भी स्टेप उठाए हैं अमेरिकन ने, उस सब का फायदा महज तालिबान को हुआ है, और तालिबान बल्कि लोकल गवर्नमेंट का नुकसान ही हुआ है। 5000 तालिबान मिलिटेंट थे, उनको भी छुड़वा दिया उन्हीं ने। तो बहुत से सवालात हैं कि क्या ये अमेरिकन जैसे पहली दफे इन्हीं ने अफगानिस्तान की सिक्योरिटी, अफगानिस्तान को पाकिस्तान के हवाले करके चले गए थे, क्या दोबारा से फिर पाकिस्तान के हवाले कर रहे हैं? क्या कोई डील उनकी पाकिस्तान से भी हुई है? इस मसले की देखना जरूरी है, इसलिए कि गवर्नमेंट लगातार हम देख रहे हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जब से बातचीत का दौर शुरू हुआ है कमजोर होती चली गई है, और कमजोर जो हुई है वो निगोशिएशन जैसे जैसे प्रोग्रेस होते गए वैसे वैसे इनकी प्रॉब्लम बढ़ती गई। वायलेंस कम नहीं हुआ, बातचीत चलती रही, जोर प्रेशर रहा कि आप बात कीजिए गवर्नमेंट से। ये सारी चीजें हैं, क्या इसके पीछे क्या है? दूसरी बात ये कि अभी आपके यहाँ पैनल पे लोग बता रहे थे कि जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनको भी तालिबान उस फॉर्म में नहीं एक्सेप्ट करेंगे जैसे पहले थे, इसलिए कि चाहे वो ईरान हो या ताजिकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो या तुर्कमेनिस्तान हो, वो वहाँ भी रिफ्यूजी जाना शुरू हो गए हैं। यूरोप में भी बड़ा वो है कि रिफ्यूजी आएगा। तो बहुत सी चीजें हैं, अभी जल्दी होगा कहना। अब ये देखना है कि किस तरीके से बिल्कुल यानी तालिबान ने बिल्कुल अफगानिस्तान के सामने तो मुश्किलात आई हैं, और इसके साथ अफगानिस्तान के आसपास का या पूरे रीजन की अगर खित्ते की बात करें तो इसके लिए भी हालात बहुत साजगार नहीं है। मैं मुहिब्बुल हक साहब, कमर आगा साहब ने जहां पर बात खत्म की, इसी के आगे हम बात करेंगे। अब जिस तरह के हालात अफगानिस्तान में बन रहे हैं, जो सिचुएशन अब पैदा हो रही है, ऐसे में खित्ते पर क्या कुछ हालात इसके पड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात हमें यह देखना चाहिए कि अमेरिका का वहां गोल क्या था। अमेरिका, ये कहना कि अमेरिका की डिफीट हो गई और अमेरिका वहां से छोड़ के भाग रहा है, अमेरिका ने अपना गोल अचीव कर लिया है। अमेरिका को जो करना था वो कर चुका है, लेकिन अमेरिका ने जो एक अमेरिका फ्रेंडली जो गवर्नमेंट बनी थी और जिससे वादा था अमेरिका के कि वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको अबंडन किया अमेरिका ने। और वो उसी तरह का मामला है कि अमेरिका फिर से इस्टेब्लिश हुआ कि बहुत ही रिलायबल पार्टनर नहीं है किसी भी कंट्री में अगर गवर्नमेंट की टॉपल डाउन होता है या फिर कहीं इंटरवीन करता है। दूसरी अहम बात, देखिए, ये बात माननी होगी कि तालिबान ख़त्म कभी नहीं हुए थे। चाहे 9/11 के अटैक के बाद जो अमेरिका ने किया, काबुल से भगा दिया था, लेकिन बहुत सारे इलाकों पे उनका कब्जा उस वक्त से आज तक कायम है। अब जो ये खबरें आ रही है कि तकरीबन 70% और तालिबान का अपना कहना है कि 85% इलाकों पे उनका कब्जा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो अफगान नेशनल आर्मी है वो ट्रेंड तो है, लेकिन जो स्पिरिट है, देखिए, वो नौकरी कर रहे हैं। और ये जो तालिबान है ये जिहाद के जज्बे से, शहादत की नीयत से लड़ने आ रहे हैं। दोनों के लड़ने के स्पिरिट में फ़र्क होता है। उनको अब जो यहाँ से लड़ रहे हैं, जो अफगान नेशनल आर्मी में लोग हैं, इनके बच्चे हैं, इनकी बीवी है, इनका घर है, उन तमाम चीज़ों का ख्याल रहता है। और यहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग के लिए भी तैयार है, सुसाइड स्क्वाड का पार्ट बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब इस स्पिरिट के साथ जो लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं, उनसे लड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बात आप मान लीजिए कि अफगानिस्तान के ज़्यादातर इलाकों पर, यकीनन काबुल पे शायद कब्जा हो या ना हो, ये अलग बात है, लेकिन ऑलमोस्ट 90% इलाकों पे बहुत जल्द तालिबान का कब्जा हो जाएगा।
और ये जो अफगान नेशनल आर्मी के लोग हैं ये खुद भी उसमें शामिल हो जाएंगे। ये बहुत पुरानी तारीख रही है उनकी कि वो डेजर्ट करते हैं, यानी छोड़ देते हैं और भाग करके साइड्स चेंज करते हैं। ये अफगानिस्तान में बहुत पुरानी कहानी रही है और ये कहानी फिर से दोहराई जाएगी। ऐसी हालत में जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान ने जो नेगोशिएशन का चैनल शुरू किया है तालिबान से, वो हमें देखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, इस पर भी हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान पर क्या कुछ असरात होंगे, अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है या जिस तरह के हालात बन रहे हैं तो हिंदुस्तान पर क्या कुछ इसके असरात होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन रविंदर सचदेव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और जो बात डॉक्टर मुहिबुल हक साहब या इससे पहले कमर आगा साहब कह रहे थे कि तालिबान का होल्ड हो सकता है या तालिबान और मजबूत हो सकते हैं जिस तरह से उनका कद दबदबा बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि पिछले 20 सालों में जो एक डेवलपमेंट हुआ है, जो तरक्की हुई है, क्या उन तमाम चीजों को फिर से हम बैक में जाकर देखें, उन तमाम चीजों का एक तरह से नुकसान होगा, जो काम हुए थे वो एक तरह से सब तबाह हो जाएंगे? यस, अनफॉर्चुनेटली कुछ हद तक ऐसे ही देखा जाएगा। देखिए, जो कहते हैं कि पिछले 20 साल में जो काम हुआ उसमें कुछ काम तो आगे रहेगा, लेगेसी रहेगी। मानो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना, राइट, कोई रोड्स बनी, कोई हॉस्पिटल बने, या भारत में कुछ पार्लियामेंट वगैरह, एयरफोर्स बेस वगैरह बने, तो कुछ फिजिकल मटेरियल स्ट्रक्चर ऐसे रह जाएंगे, एंड्योर करेंगे। परंतु डेमोक्रेसीज या सोसाइटी की जब कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जो बनती हैं वो देश को ले जाती हैं आगे, राइट, तो अफगानिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूशंस कोई खड़ी नहीं हो पाई है। चाहे उन्होंने बनाने का प्रयास किया कि अफगान पुलिस बना दी, अफगान नेशनल आर्मी बना दी, जैसे भी बात हो रही है, पर वही बात है, अफगान नेशनल आर्मी क्या वो स्टैंड अप कर पाएगी? उसके ऑलरेडी कुछ सोल्जर्स डिफेक्ट कर रहे हैं, जैसे अभी बात हो रही थी 1000 वो ताजिक बॉर्डर पे चले गए, या औरों की भी खबरें आ रही हैं, वो कितना लड़ेंगे? उनको इक्विपमेंट्स, तो उनको मटेरियल दे दिया गया, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी दे दी गई। अगेन, जैसे बाइडन कल रात कह रहे थे कि हमने अफगान आर्मी को बहुत अच्छा ट्रेन और इक्विप कर दिया, वो मटेरियल है। परंतु डेमोक्रेसी और सोसाइटी की इंस्टीट्यूशंस तो बनती है मानसिक विचार से और लीगैलिटी से, रूल ऑफ लॉ से। तो रूल ऑफ लॉ कहां है अफगानिस्तान में आज की तारीख में? पिछले 20 साल और अब में बराबर है, मेरे ख्याल से कोई डिफरेंस नहीं हुआ होगा। इलेक्शन कमीशन होता है जो कि इंस्टीट्यूशन कहलाती है, जो देश की पिलर होती है। इलेक्शन कमीशन कहां है अफगानिस्तान का? कितना वो एग्जीक्यूट कर सकता है इलेक्शंस को? मीडिया होती है, फ्री वाइब्रेंट मीडिया एंड प्रेस, कितनी वो अफगानिस्तान में है? तो तो नटशेल में अगर देखा जाए तो जो 20 साल पहले था आज भी वो है, बट डेफिनेटली विद सम चेंजेस, वक्त बदल गया है, बहुत चीजें बदल गई हैं। बट अगर हम इसको इस हिसाब से देखें कि पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में, या अफगानिस्तान की जीडीपी बढ़ी है क्या, आई डोंट नो, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है क्या उनकी पिछले 20 सालों में? एक इंडिकेटर तो वही है ना हमारे पास, इंसान के पास दुनिया में, कि भाई देश की क्या प्रोग्रेस हो रही है। लिटरेसी रेट बढ़ा है बच्चों का या लड़कियों का? ठीक है, बहुत का लड़कियों हो सकता है, बाय द वे लिटरेसी रेट शायद थोड़ा बढ़ा हुआ, आई डोंट नो, वी नीड टू चेक इट, बट कितना बड़ा है? सो दीज आर द थिंग्स। सो ये जब आप सारे पैमाने लेंगे तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान जो पिछले 20 साल पहले था आज की तारीख में भी शायद ऑलमोस्ट वही होगा। इकोनॉमी में क्या बढ़ा है उनका? बहुत, जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया अफगानिस्तान में, अदर देन बिल्कुल। डॉक्टर राजन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात रविंदर सचदेव जी कह रहे हैं, अब सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका चला जाएगा या नेटो की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो एक तरह से चली जाएंगे, लेकिन चैलेंज बढ़ जाएगा जो उसके आसपास के कंट्रीज हैं, चाहे हम ईरान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इवन हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, तो चैलेंजेस आसपास के जो कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। परेशान है। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की जो सोसाइटी एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, डिवाइडेड सोसाइटी है। वहां पे जो पहले भी जो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे शुरू में आपने जो देखा था इंटरवेंशन के बाद में, तो एक नॉर्दर्न अलायंस था जिसमें कि उज्बेक, ताजिक, ईरान और दूसरे जो फोर्सेस थे वहां पे वो थे, और तालिबान था, उससे झगड़े हो रहे थे। अब ये दिक्कत यह हो रही है कि चूंकि जो भी को एथनिसिटी, यानी कि जो बॉर्डर एरिया पे जो जैसे ताजिक के लोग वहां पे रहते हैं, उज्बेक रहते हैं अफगानिस्तान में भी, तो उस ढंग के एरिया में वहां पे जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि उनपे अटैक तालिबान करते हैं और वो सारे लोग दूसरे कंट्री में फिर वापस भागने की कोशिश करते हैं। ताजिकिस्तान अभी वहां का जो रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है कि वह ऑलरेडी रिफ्यूजी वहां पे आएंगे, उसकी तैयारी कर रहा है। उज्बेकिस्तान वैसे ही, तुर्कमेनिस्तान, फिर ईरान, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। और चूंकि वहां पे जो बहुत सारे ग्रुप्स, इतने सारे ग्रुप्स हैं और इतने सारे टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं कि उससे समस्या यह होती है कि
कोई अगर एक ग्रुप है तो उससे आप कोई अफगान गवर्नमेंट या दूसरे गवर्नमेंट वहां पे फाइट कर सकता है, लेकिन इतने डिवाइडेड वहां पे ग्रुप्स हैं, कुछ वहां पे पाकिस्तान से सपोर्टेड जैसे हकानी नेटवर्क है, एक अभी जो नया ग्रुप काफी एक्टिव था और काफी वायलेंट था तो IS खुरासान ग्रुप है, और तो इतने ग्रुप्स हैं कि उससे जो टेररिज्म की आतंकवाद की समस्या है वह बढ़ेगी और इसका असर जितने भी बॉर्डर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग भारत सारे देशों पे पड़ेगा और दक्षिण एशिया के देश इससे काफी हद तक उससे प्रभावित होंगे। और तीसरी बात जो रेडिकलाइजेशन होता है कि जो एक चरमपंथी होते हैं, चरमपंथी जो आइडियोलॉजी होती है, आप जानते हैं कि एक प्रमुख समस्या जो तालिबान के साथ थी जिसके कारण से जो एग्रीमेंट दोहा में चल रहा था वह नहीं हो पा रहा था कि जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज होते हैं, जो माइनॉरिटी राइट्स के इश्यूज होते हैं, जो महिलाओं के अधिकार की जो बात होती है, इस पे तालिबान बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। और हालांकि तालिबान ऑफिशियली बोल रहा है कि वह इस चीज को रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन कोई भी एक्सपर्ट इस चीज को नहीं मानेगा कि तालिबान वहां पे एक जो लिबरल ओपन सोसाइटी होता है उसको स्टैब्लिश करने में वहां पे होने देगा। तो ऐसी स्थिति में इसका जो असर है सारे देशों पे पड़ेगा। जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी है उसका वो दूसरे देशों में फैलेंगे, जो रेडिकल आइडियोलॉजी है उसका प्रभाव दूसरे देशों में पड़ेगा। और सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ पे ईरान, भारत और आपको ईरान, भारत और पाकिस्तान, इन देशों पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि रशिया भी डरा हुआ मैं बता दूं, क्योंकि ताजिक बॉर्डर है वहां पे जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो रशियन फोर्सेस कर रहे हैं और रेडिकलाइजेशन सेंट्रल एशिया में होता है तो उसका सीधा असर रशिया में पड़ता है। तो रशिया भी काफी परेशान है। वहां पे ड्रग ट्रेड एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है अफगानिस्तान से। तो ये सारे चीज वहां पे दूसरे देशों को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। कमर आगा साहब, सर जिस तरह की सिचुएशन जो अभी सियासी तौर पर यह हम देख ले अफगानिस्तान में कि एक तरफ अफगान हुकूमत है और दूसरी तरफ तालिबान है, क्या सर मौजूदा हालात में जिस तरह के हालात हैं, जो सिचुएशन है, ऐसे में नहीं लगता है कि मुफाहिमत भी हो सकती है तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में कोई रास्ता निकलता दिखता है? अभी जो इस किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं वहां से तालिबान की, वो बातचीत करने के मूड में लगते नहीं है। उन्हीं ने कहा है कि हम इस्लामिक हुकूमत अपनी बनाना चाहेंगे और उसमें जिस तरह की इंडिकेशन उन्हीं ने दी है, बल्कि उनके कुछ लोअर रैंकिंग ऑफिसर्स ने यह भी कहा है कि हम मिलिट्री विक्ट्री पे यकीन रखते हैं जी। तो मसालेहात की कोशिश तो जरूर हो रही है, सभी कोशिश कर रहे हैं। ईरान में अभी बैठक हुई कुछ दिन पहले, रशिया में इस वक्त मौजूद है, सब वहाँ पे बातचीत यही चल रही है। अमेरिकन भी दोहा के अंदर भी अमेरिका की कोशिश यही है, कतर भी यही कोशिश कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका इस वक्त तालिबान के मॉरल्स बहुत हाई हैं, उन्होंने काफ़ी एरिया पे अपना कब्जा जमा लिया है, तो अब मुझे लगता है मुश्किल होगी बातचीत करना उनकी। हाँ, कुछ वक्फे के बाद अगर वो काबुल उनको नहीं मिलता है और वहाँ पे उनको रिकॉग्निशन इंटरनेशनल नहीं मिलता है तो शायद बातचीत हो जाए और प्रेशर बढ़ता है तमाम देशों का। तो लेकिन अभी कहना जल्दी होगा, फिलहाल तो कोई इस किस्म का अंदर, हाँ अब रशिया में इस वक्त क्या हो रहा है उसके बारे में अभी इल्म नहीं है, रिपोर्ट्स नहीं है क्या राजी होते हैं वहां पे या नहीं होते। और दूसरी बात ये कि वो शुरू से उनकी स्ट्रेटेजी यही रही है कि अफगान गवर्नमेंट को नहीं मानते थे, वो अफगान गवर्नमेंट को कहते थे कि ये अमेरिकन पपेट्स है और इनको अमेरिका के साथ साथ जाना होगा, इनको हम वो रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। और ये बड़ी मुश्किल से इस बात पे राजी हुए थे कि और जो सोसाइटी में दूसरे ग्रुप्स हैं उसमें एक ग्रुप ये भी बन के उनके सामने आ जाए तो वो बातचीत कर लेंगे, अदरवाइज बिल्कुल बिल्कुल। कमर आगा साहब, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, एक बहुत छोटा सा मैं सवाल मोहिबुल हक साहब आपसे भी ले लेता हूँ। मोहिबुल हक साहब, बहुत मुख्तसर में क्योंकि वक्त की कमी है, हिंदुस्तान, क्या आपको लगता है कि जिस तरह के हालात अब अफगानिस्तान में बन रहे हैं तो अफगानिस्तान को लेकर हिंदुस्तान की पॉलिसी में कुछ फर्क भी नजर आ रहा है, कोई बदलाव नजर आ रहा है क्या? देखिए, ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी परमानेंट एनिमी या परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। हिंदुस्तान ये जानता है कोई इंटरेस्ट परमानेंट होता है। जाहिर सी बात है कि जब वहां पे कोई तब्दीली आ रही है तो आपने देखा कि सीक्रेट टॉक्स तालिबान से हमारी जारी है। यानी हिंदुस्तान भी ये जान रहा है, हमारी हुकूमत भी ये जान रही है कि तालिबान का तकरीबन आना इनएविटेबल है, वो आ ही जाएंगे पावर में। और ऐसी हालत में अगर कोई गवर्नमेंट बनती है तो नेगोशिएशन के चैनल्स खुले रखने चाहिए। तो ये हिंदुस्तान की पॉलिसी, और मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही वाइज फॉरेन पॉलिसी हिंदुस्तान ने फॉलो की है। स्ट्रेटेजिकली यही फॉरेन पॉलिसी होनी भी चाहिए थी। बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान में
जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ऐसे में खित्ते में क्या कुछ असरात मुरतब होंगे, ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुहिब्बुल हक साहब, कमर आगा साहब, डॉक्टर राजन कुमार और रॉबिंदर सचदेव जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बातचीत हुई। आदाब।